Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today our topic is process of population change and growth. In that topic we are going to study about birth rate, death rate, migration, next age composition, sex ratio, literacy rate and occupational structure. Today we are going to study chapter number 6 conclusion part means लास्ट पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ की कि किसी एरिया की पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है या ग्रोथ कैसे होती है उस पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन में बढ़ोतरी कैसे होती है. देखें यदि हम बर्थ रेट की बात करें तो पर 1000 पर्सन के ऊपर मींस पर 1000 पर्सन के ऊपर पर ईयर जितनी बर्थ होती है उसको हम बर्थ रेट कहेंगे. और हम डेथ रेट की बात कर लें तो पर 1000 पर्सन के ऊपर जितनी डेथ होती है इन अ ईयर उसको हम कहते हैं डेथ रेट. तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी एरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या किसी एरिया की पॉपुलेशन को घटाने के लिए. ओके, यदि किसी एरिया में बर्थ रेट ज्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी और किसी एरिया में अगर डेथ रेट ज्यादा है तो वहाँ की पॉपुलेशन डेथ रेट ज्यादा है तो घटेगी. ओके, देखिए हम बात करें 1981 के बाद में जो हमारी बर्थ रेट है वो ज्यादा हो गई थी और डेथ रेट यहाँ पर कम हो गई थी. बर्थ रेट तो ऑलवेज ज्यादा है इंडिया में, पहले भी ज्यादा थी है ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ डेथ रेट कम हो गई. 1980 के बाद में जो हमारी डेथ रेट है वो कम हो गई. डेथ रेट क्यों कम हुई? क्योंकि जो कहीं ना कहीं हेल्थ के सेक्टर के अंदर हमने उपलब्धि प्राप्त करी थी, जो कुछ बीमारियां ऐसी थी जिसके कारण लोगों की मृत्यु वगैरह हो जाती थी तो उनके ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया था उन डिजीजेस के ऊपर, तो इस वजह से हमारी डेथ रेट घट गई थी. तो ऑब्वियसली जब डेथ रेट घटेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारी बर्थ रेट है वो तो सेम है और डेथ रेट घट गई तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. हालांकि 1981 में एक चीज और हुई, 1981 के बाद हमारी बर्थ रेट भी घटना शुरू हुई. ओके, बर्थ रेट घटना क्यों शुरू हुई? क्योंकि लोग अवेयर होने लगे कि जो स्मॉल फैमिलीज वगैरह है उनके क्या फायदे हैं, क्या प्रॉफिट है उससे. तो इस वजह से 1981 के बाद में हमारी बर्थ रेट भी कम होना शुरू हुई. लेकिन जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा कम होना नहीं शुरू हुई, लेकिन थोड़ी कम हुई. चलिए आगे हम बात कर लेंगे. जो अगला फैक्टर है वो माइग्रेशन है. ओके, यदि माइग्रेशन होता है तो भी किसी एरिया की पॉपुलेशन घटती है या बढ़ती है. किस तरीके से? देखिए माइग्रेशन होता है टू टाइप्स का. एक होता है इंटरनल जो कंट्री के अंदर ही होता है और एक होता है एक्सटर्नल मतलब विद इन द कंट्रीज, दो कंट्रियों के बीच में होता है. यदि एक देश से दूसरे देश में कहीं लोग बहुत ज्यादा मात्रा में चले जाते हैं तो जहां से गए हैं वहां की पॉपुलेशन कम होगी और जहां पर गए हैं वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी. ओके, इसके अलावा विद इन द कंट्री अगर माइग्रेशन हो रहा है एक देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कहीं लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया से वो आए हैं वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जहां पर वो आके रहने लग गए वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. लेकिन ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केवल पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर चेंज आएगा. तो ये होता है माइग्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ओके, देखिए अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की. जो अर्बन हमारी पॉपुलेशन है, देखिए 1951 में अगर हम बात करें 1951 में हम बात कर रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन की. ओके, इसमें आप ध्यान रखना कि हम अब जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली हमारा जो फोकस पॉइंट होना चाहिए वो माइग्रेशन के ऊपर होना चाहिए. यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन की. यदि अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो 1951 में अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों की पॉपुलेशन थी 17.29% थी. और यदि अगर हम बात करें 2011 की 2000 सेंसस के मुताबिक जो शहरों के अंदर पॉपुलेशन है वो 31.80% की पॉपुलेशन शहर की थी. तो यहाँ पर देखो माइग्रेशन से क्या हुआ, माइग्रेशन की वजह से ये हुआ कि जो अर्बन पॉपुलेशन हमारी शहरों में पॉपुलेशन 17.29 थी कब 1951 में, तो माइग्रेशन के कारण वो 2011 में कितनी हो गई 31.80, मतलब शहरों की जो आबादी है शहरों की पॉपुलेशन है वो बढ़ी है. अगर ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन की बात करूं तो वो तो सेम रहेगी, लेकिन पर्टिकुलर एरिया की जो विलेजेस है वहां की पॉपुलेशन कम हो गई और शहरों की बढ़ गई. आगे हम बात कर लेंगे एज कंपोजिशन की. देखो मैं अगर एज कंपोजिशन की बात करूं तो 3 मेन एज है
हमारे कंट्री के अंदर 3 मेन एज ग्रुप है। पहला है, यहाँ हम देख लेते हैं, पहला होता है चिल्ड्रन, जिसको हम 0 से तो 15 इयर्स तक के कह सकते हैं। दूसरा होता है वर्किंग ग्रुप या वर्किंग एज, जो कि 15 से तो 59 इयर्स। और आगे होता है एज ग्रुप। एज ग्रुप की बात करूं तो 59 एंड अबव या अबव 59 कर लेंगे, इसको एक ही बात है, अबव 59। ये 3 मेन एज ग्रुप है हमारे देश के अंदर। यदि हम बात करें चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन वो होते हैं जो 15 इयर्स से 15 साल से कम के होते हैं। वर्किंग एज की अगर हम बात करें तो वर्किंग एज होती है 15 साल से लगाकर तो 59 इयर्स तक के। ओके, ये वर्किंग एज में आता है। मींस 59 के ऊपर की अगर हम बात कर लें तो 59 के ऊपर एज ग्रुप होते हैं जिनको रिटायरमेंट वगैरह मिल जाती है गवर्नमेंट से। ओके, तो वो एज ग्रुप कहलाएंगे। अब देखें जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, इन तीनों में से जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ग्रुप है वो केवल और केवल एक ही ग्रुप है, दैट इज वर्किंग ग्रुप। अगर हम वर्किंग ग्रुप की बात करें तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ग्रुप है, मतलब हमारे देश की तरक्की के अंदर, हमारी जीडीपी को बढ़ाने के अंदर या मिनरल्स को कहीं ना कहीं संवारने के अंदर किसका हाथ है, ये कौन वर्क करता है? वर्किंग ग्रुप करता है। बाकी यदि अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो वो डिपेंडेंट होते हैं, अपने फादर वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने जो घर में चिल्ड्रन वगैरह उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो वर्किंग ग्रुप है वही जो इकोनॉमी है उसको अच्छा करता है और कहीं ना कहीं वो इन दोनों के लिए भी वर्क करता है, ये दोनों भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, अब इनकी जो नीड्स है, इनकी जो आवश्यकताएं है वो भी सबकी अलग अलग है। जो चिल्ड्रंस ग्रुप है उसकी नीड्स और उसकी आवश्यकताएं अलग है। ओके, इसके अलावा एज ग्रुप की आवश्यकताएं अलग है और इसके अलावा जो हमारा वर्किंग ग्रुप है उसकी आवश्यकताएं अलग है। ओके, आगे हम देखते हैं सेक्स रेशो की। हमने एज कंपोजिशन देखा, ओके, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन ग्रोथ हमने देखा, इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन हमने देखा। अभी हमने एज कंपोजिशन देखा। अगर आपको एज कंपोजिशन समझना है तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, पेज नंबर 59 के ऊपर ये डायग्राम दिया है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अब आप अपनी बुक में से इसको देखें और समझें। आगे हम बात कर लेते हैं सेक्स रेशो की। देखिए, सेक्स रेशो का मतलब होता है, सेक्स रेशो की अगर मैं बात करूं तो 1000 मेल्स के ऊपर जितनी फीमेल्स होंगी, यानी 1000 मेल के लिए या 1000 मेल पे जितनी फीमेल्स है उसको हम कहते हैं सेक्स रेशो। जैसे 1000 मेल पे 943 फीमेल्स है, इसको हम कहते हैं सेक्स रेशो। ओके, तो सेक्स रेशो हमारे यहाँ पर कम है। कम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल कम है मेल्स के मुकाबले में। ओके, तो हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर सेक्स रेशो है वो कम है। 2011 के सेंसस के मुताबिक 1000 मेल के लिए केवल 947 ही क्या है, फीमेल्स है या महिलाएं हैं। अब ये सेक्स रेशो की जो है वेराइज करता है स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट्स के अंदर सेक्स रेशो बहुत ही कम है और केरला वगैरह जैसे स्टेट्स वगैरह हैं जो पढ़े लिखे ज़्यादातर लिटरेट लोग हैं केरला में, तो वहाँ पर सेक्स रेशो ज़्यादा है। ओके, तो इसमें केवल हमें इतना ही पढ़ना है। बाकी जो सेक्स रेशो हमारे देश के अंदर क्यों कम है या क्यों घट रहा है, इससे रिलेटेड बातें मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा। आगे हम बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की। यदि मैं लिटरेसी रेट की बात करूँ तो हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 73% है। इसमें 80.9% जो है मेल्स लिटरेट हैं और 64.9% फीमेल लिटरेट है। लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई टेक्निकल नॉलेज होना, बल्कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा में किसी भी चीज को पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको हम लिटरेट कहेंगे। वो लिटरेट पर्सन ही कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को सही मायनों में समझ सकता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, वोटिंग के द्वारा हमारी गवर्नमेंट को हम चुनते हैं। तो जो लिटरेट पर्सन है यहाँ पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही एक सही गवर्नमेंट को लाएगा और सही गवर्नमेंट ही देश के लिए सही कार्य करेगी। आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं जो वर्किंग एज के आपके लोग हैं, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। मींस वही किसी न किसी ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करते हैं जो 15 इयर्स से लगाकर तो 59 इयर्स तक के लोग हैं।
ओके, इसमें हम बात कर लेते हैं 3 टाइप्स की एक्टिविटीज होती है, 3 टाइप्स के जो लोग होते हैं। पहला, सॉरी लोग तो नहीं, लेकिन 3 टाइप्स की एक्टिविटीज होती। अगर आप कोई सा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं तो आप इन्हीं 3 टाइप्स के जो एक्टिविटीज में जुड़े हुए होंगे। तो पहली एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी, और तीसरी होती है टर्शियरी। देखें, अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटी की, तो प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम डायरेक्टली नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर करना, कृषि वगैरह करना, डायरेक्टली हम नेचर से जुड़े हुए हैं। मिनरल्स निकालना जमीन में से, भूमि से, डायरेक्टली हम कहाँ से जुड़े, नेचर से जुड़े हुए हैं। तो जिसमें हम डायरेक्टली नेचर से जुड़े हुए हैं वो प्राइमरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम किसी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर अगर वर्किंग कर रहे हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह कहीं बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह हो रहा है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। टर्शियरी सेक्टर वो होते हैं जो सर्विस सेक्टर भी कहलाते हैं। इसमें केवल और केवल हम सेवाएं लेते हैं लोगों से, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें कहीं जाना है तो हम ट्रेन का और बस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम केवल और केवल क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। मतलब हमने उससे कुछ बेचा भी नहीं और उसको कुछ खरीदा भी नहीं, बस हमने उससे सेवाएं ली। जैसे आप मोबाइल के ऊपर कम्युनिकेशन करते हो तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जैसे आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, ये सब आपको सेवाएं देते हैं। इसके बदले में आपको कुछ वो देते नहीं, लेते नहीं, बल्कि सेवा दे रहे हैं। आपका जो मोबाइल है उस पर जो सिम वगैरह लगी है उसको रन कर रहे हैं, उसको एक्टिव रख रहे हैं। ओके, तो ये टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो देखिए, इन्हीं तीनों सेक्टर से पैसे कमाए जाते हैं। यदि हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो 64% लोग इससे जुड़े हुए हैं प्राइमरी सेक्टर से। यदि हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो 13% लोग इससे जुड़े हुए हैं सेकेंडरी सेक्टर से। और अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 20% लोग इससे जुड़े हुए हैं टर्शियरी सेक्टर से। मतलब हमारे देश के अंदर अभी भी प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा है, कृषि वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह या माइनिंग वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। देखिए, हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन व्हिच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन का, जो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट हमारी जो डेवलपमेंट है वो हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड है। आप एक सपोज करो कि ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी है और कहीं ना कहीं एक्टिव भी है, तो वो डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभाएगा। और यदि जो व्यक्ति डल है या इल है, तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट, देश की तरक्की के अंदर या खुद की भी तरक्की के अंदर इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाएगा। तो यहाँ पर हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसमें देखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। Sustained effort of government programs have registered significant improvement in the health condition of Indian population। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलाए हैं कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनकी हेल्थ किस तरीके से बढ़ जाए, या जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जो हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए, या जो इकोनॉमिकली वीक सेक्टर है उनकी हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह गवर्नमेंट ने खोले हैं, वहाँ पर जाके आप जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो आपको फ्री में मिल जाती हैं। ओके, जो मीन्स आपकी जेनरिक दवाइयाँ हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाती हैं। डेथ रेट हैव डिक्लाइन फ्रॉम 25 per 1000 population in 1951 to 7.2 पर 1000 in 2011। देखिए, डेथ रेट है जो डिक्लाइन हुआ है। यदि अगर हम 1000 की बात करें तो हर 1000 के ऊपर 25 डेथ वगैरह थी। कब थी? 1951 में, और ये 2011 में हो गई 7.2। ओके, तो इस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी वो बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है वो भी गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा उस पर खर्च किया है, अभी भी कर रहे हैं। आप लोगों को फ्री में जो दवाई वगैरह है वो अवेलेबल रहती है। The substantial improvement is the result of many factors, including improvement in the public health, prevention of infectious diseases, application of the modern medical practices in the diagnosis and the treatment of ailment। अब देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी है लोगों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो डायग्नोस वगैरह की सुविधा है वो गवर्नमेंट ने करी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह या हेल्थ केयर सेंटर से कुछ, तो वहाँ पर आप डायग्नोस करा सकते हैं। डायग्नोस मतलब कि आपको कोई सी बीमारी है वो पकड़ में नहीं आ रही है, उसकी जांच आपको करवाना है,
तो उसको हम डायग्नोज करेंगे वो हम कर सकते हैं। जैसे आपका बुखार काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं हो रहा है तो उसकी जांच वगैरह हो सकती है कि ये मलेरिया तो नहीं है या डेंगू तो नहीं है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इन्फेक्शियस जो डिसीज है उसके ऊपर भी हमने काबू पा लिया है। तो ये भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि जो हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये भी उसके तहत आता है। ओके, आगे हम देखेंगे डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। द पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल एंड द malnutrition afflicts a large percentage of our population। तब देखें हेल्थ के अलावा एक और इंडिया के अंदर चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल है वो भी दूसरे देशों के मुकाबले में कम है। मतलब जितना न्यूट्रिशन किसी चिल्ड्रन को या एज ग्रुप को मिलना चाहिए वो कम मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह शुरू किए, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह खोली है गवर्नमेंट ने। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं उनके प्रॉपर न्यूट्रिशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, समय समय पर उनका वेट भी किया जाता है कि भाई इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इसका वेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ इसको प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है वो भी गवर्नमेंट ने शुरू की है। अपनी बहुत सी बीमारियाँ जो होती है सैनिटेशन न रखने की वजह से होती है। जैसे अगर आप देखें तो कचरा गाड़ी वगैरह आजकल आती है तो ये इसलिए आती है कि हमारे एरिया के अंदर सैनिटेशन बना रहे, जो गंदगी वगैरह है वो ना हो। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन की। देखिए अगर मैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करूँ, ये हेल्थ में ही आता है। तो ये वो एज के ग्रुप है जो कहीं ना कहीं 10 ईयर्स से लगाकर 19 ईयर्स तक का होता है। ये एक्टिव एज ग्रुप है। यहाँ पर जो चाइल्ड होता है वो अपने अच्छे और बुरे को समझने लग जाता है और इनका जो न्यूट्रिशिव लेवल है वो भी दूसरों से ज़्यादा होता है, दूसरे जो एज ग्रुप के चिल्ड्रन है उनसे ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इनके जो इनका जो न्यूट्रिशिव लेवल है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और समय समय पर स्कूल्स में कुछ कैंप्स वगैरह भी लगाए जाते हैं जिसमें टीके वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे कि रूबेला और खसरा का आपको जो टीका लगा था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह होती हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी गर्ल्स वगैरह होती हैं जो एनीमिया से अफेक्ट कर रही हैं, वो इसी एज ग्रुप की है। तो गवर्नमेंट ने जो एडोलेसेंट जो ग्रुप है, एडोलेसेंट हमारी पॉपुलेशन है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ये प्रोडक्टिव है। और इसके अलावा इनको अवेयर भी किया है कि आपको किस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, यदि कोई इंफेक्शियस डिजीजेज है तो किस तरीके से आपको दूर करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया है, जैसे स्कूल्स में, असेंबली वगैरह में, या इसके अलावा नुक्कड़ नाटक करके बहुत सारी जो गवर्नमेंट बहुत सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की है, यहाँ पर जानकारी वगैरह देती है गवर्नमेंट्स। ओके, आगे हम देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज की मैं बात करूं तो ये तो आप लोगों को क्लियर ही है कि इंडिया के अंदर जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है और हमने ये भी डिस्कस किया है कि 2045 के अंदर जो इंडिया मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो जाएगा, मतलब हम चाइना को भी जो है क्रॉस कर देंगे। तो तो हमारी पॉपुलेशन जो ये जो अनकंट्रोल्ड रेट है ये कंट्रोल के अंदर आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जिसको हम बोलते हैं एनपीपी या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 भी कहते हैं। ओके, इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज बनती रही है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये 1952 के अंदर बना था। ओके, अब एनपीपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेमवर्क किया गया है। इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 14 ईयर्स के एज के लिए, मतलब 6 वर्ष से लगाकर तो जो 14 वर्ष तक का बच्चा है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का, मींस जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उनका जो मोर्टेलिटी रेट है उसको बढ़ाना और उसको इम्प्रूव करना, इससे रिलेटेड भी बात गवर्नमेंट ने इसमें कही है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। बच्चों वगैरह के जो वैक्सीन वगैरह है जो उसको बचपन में लगाए जाते हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इसी पॉलिसीज के अंदर ध्यान दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस एनपीपी में मींस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज में गवर्नमेंट बहुत सारी कॉन्सेप्टिव टैबलेट्स के ऊपर भी ध्यान दे रही है कि जो मींस यदि आपका कोई चिल्ड्रन है या 2 चिल्ड्रन है तो दोनों के बीच में जो है गैप वगैरह होनी चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है। इसी के तहत एनपीपी 2000 जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसी पॉलिसी के तहत ये बात चाहिए जा रही है
कि कहीं ना कहीं जो आपकी जो 2 चिल्ड्रंस है, दोनों चिल्ड्रंस के अंदर अंतर होना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, गवर्नमेंट इससे प्रति भी अवेयर करती है लोगों को कि कहीं ना कहीं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है तो वो किस तरीके से होती है। बहुत बार आपने स्कूल्स वगैरह में भी गवर्नमेंट की तरफ से कैंप्स वगैरह लगते हैं। ओके, इसके अलावा डिलेड मैरिज, इस पॉलिसी के अंदर ये बात भी गवर्नमेंट चाह रही है कि जो मैरिज है, जो गर्ल्स वगैरह की जो खासतौर से मैरिज है वो लेट हो, डिलेड वगैरह हो, और जो उनको फूड सप्लीमेंट है वो सही से मिल सके, न्यूट्रिशिव लेवल उनका सही रहे। ओके, तो कहीं ना कहीं एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। इसमें गवर्नमेंट ना सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर काम कर रही है बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स पे काम कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं फैमिली की जो प्लानिंग है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस है उनका जो उनका जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशिव लेवल है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, और जो उसके मोर्टिलिटी रेट है वो मोर्टिलिटी रेट भी अच्छा रहे, जो चिल्ड्रंस वगैरह की जो डेड होती थी वो भी ना हो, इन्फेक्शियस डिसीजेस से वो बचा रहे, वैक्सीन वगैरह उसको ठीक तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ये फ्रेमवर्क है। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है हमारा पॉपुलेशन। ओके, अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं ये कल मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। आज आप लोगों को लेसन नंबर 5 तक के कंप्लीट करना है, कल आपको लेसन नंबर 6 पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सेंड कर दी जाएगी। ओके, एक दिन और है आपके पास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।